जान, मोहब्बत की अज़ीम दास्तान। ये अम्मा भी अजीब होती हैं जो काम औलाद चाहे उसे पसंद ही नहीं करती। अब मुझे देखे मैं पढ़ना नहीं चाहती मगर अम्मा कहती हैं मुझे मैट्रिक ज़रूर करना है। क्या हम खुद नहीं समझ सकते कि हमें क्या करना है? मैंने ज़रा गुस्से से कहा कि पढ़ाई के नाम पर मुझे हमेशा खुद ब खुद गुस्सा आ जाता था और आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना? वो मुस्कुरा कर कह रहा था। हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। कोई ज़रूरत तो नहीं हर बंदा पढ़े। बुरी बात है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो मुझे समझाते हुए बोला तो फिर आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? बताया तो है अम्मा पसंद नहीं करती। वैसे इस साल मैंने छुप कर एफ़ए की प्राइवेट तैयारी की और इम्तहान दिया। अब देखिए क्या रिज़ल्ट निकलता है। अल्लाह करे आप पास हो जाएँ। वो तो हो ही जाऊँगा। इसने पुरएतमाद लहजे में कहा। इतने में एक आदमी जिसे कदीर ने गनी कहा था बहुत सारी छल्लियाँ भुट्टे भून कर ले आया और लड़कियाँ जो हमारी बातों से बोर होकर इधर-उधर फिर रही थी सब एक जगह जमा होकर खाने लगी और मैं खाने के साथ-साथ ऊपर देखने लगी। खुली जगह पर आसमान कितना प्यारा लगता है। नीचे ज़मीन पर सरसब्ज़ शादाब खेत और ऊपर नीचे नीले आसमान की छत जो खड़ी जगह होने की वजह से यूँ लग रहा था जैसे ज़मीन पर झुक आया हो। चारों तरफ झुका आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने ये मंज़र पहली बार देखा। गो कि हम भी गाँव में रहते थे मगर इधर खेत कम और पगार ज़्यादा थे और यहाँ ताहद्दे नज़र सिर्फ ज़मीन थी और इस पर झुका साफ शफाफ आसमान। मैं इस खूबसूरत मंज़र में गुम थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये क्या हो रहा है? अयाज़ की आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर मुड़ी तो वो तरोताज़ा खड़ा हम सबको घूर रहा था। भाईजान, ये आयशा अपना डेरा देखने चाहती थी। मुसर्रत ने जल्दी से बताया। ये देख रही है या खा रही है? अयाज़ तंज़िया नज़रों से मुझे देखने लगा तो कदीर ने फ़ौरन कहा, यार खाने को यहाँ रखा ही क्या है? वो तो मैंने सोचा कुछ और नहीं तो यही सही कि डेरे में आजकल गन्ने और छलियाँ ही तो वो 2 चीज़ें हैं ना। इनके लिए यही ठीक है, चलो अब सब घर जाओ। वो हुक्म देने वाले लहजे में बोला। भाईजान, ये आशा फ़ौरन भी देखना चाहती है। मुसर्रत ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, अब घर जाओ। फ़ार्म देखने के लिए क्या होगा? और मेरे फ़ार्म देखने से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे गुस्से आ गया। नुकसान नहीं तो फ़ायदा ही बता दो। वैसे भी फ़ार्म यहाँ से बहुत दूर है और गाड़ी घर है। यहाँ क्या घोड़े पर बैठकर चलोगी मेरे साथ? यार मेरी मोटरसाइकिल है, कदीर ने जल्दी से कहा। मोटरसाइकिल पर ये मोहतरमा बैठेंगी? वज़न जानते हो इनका? अयाज़ ने हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए कदीर से कहा। इतने सारे लोगों के सामने अपनी तौहीन मेरी आंखें भर आ गई। मैं जल्दी से वापस मुड़ी तो कदीर भी जल्दी से ही हाथ का हाथ पकड़ कर एक तरफ ले गया जबकि हम सब घर की तरफ चल दी। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि पीछे से मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई दिया। फिर अयाज़ हमारे करीब रुकते हुए बोला, बैठो। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो वो बोल पड़ा, तुमसे नहीं, मैं तो नीली से कह रहा हूँ। हमारे गुस्से के मैं खोल उठी और जैसे ही नीली बैठने लगी वो हंसकर बोला, अरे तुम्हें तो रोज़ ले जाया करता हूँ, आज इसको ही ले जाने दो, क्या याद करेगी। अब मैं नहीं जाऊँगी। मैंने गुस्से से इनकार कर दिया। अब ज़्यादा नखरे ना दिखाओ, बैठो। वो रौब से बोला तो मैं दुबक कर बैठ गई। 10 मिनट बाद हम फिरों के फार्म पर मौजूद थे। याज़ मोटरसाइकिल रोकते हुए बोला, अंदर चलोगी या फिर? मैं चुपचाप खड़ी हो रही तो याज़ ने कहा, अंदर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं, हर तरफ बू है और फिर बेरें कभी देखी नहीं वैसी ही हैं जैसी सब होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तुम्हें हर उम्र की नज़र आएंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। वैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम कहो, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मैं समझ गई कि मुझे अंदर ले जाने के मूड में नहीं है, इसलिए कहा, ठीक है, गेट पर से ही वापस चलो। और मज़ीद कोई बात किए बगैर मुझे घर छोड़ के अंदर आई तो माँ अपनी पुरानी सहेलियों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी। मुझे देखते ही नीली, फरजाना और नुसरत वगैरह हंसने लगी तो मुसर्रत ने पूछा, देख लिया फ़र्म आपने? हाँ, देख लिया, मैंने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। लगता है दूर से दिखाकर छोड़ गए। नीली ने कितनी सही बात की थी। अंदर जाकर मुझे लेना भी क्या था, बहुत बू थी। मैंने कहा तो मामू बोले, अरे मेरे पास ज़रा देर को भी मेरी बेटी नहीं बैठी, क्या बात है? कुछ नहीं मामू जान, वक़्त ही नहीं था। भाईजान की शादी के बाद आऊँगी तो फिर खूब आपके पास बैठूँगी। मैंने कहा और मैं कमरे में आ गई। अब मुझे सकन हो रही थी। सुबह मुसर्रत की सहेली के घर भी गई थी। अब मुझे जमाइयाँ आ रही थी इसलिए कमरे में आते ही लेट गई मगर वो सब भी कमरे में आ गए। मुझे मजबूरन सोने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। सुबह नाश्ते से फारिग होते ही हम जाने के लिए तैयार थे। सारे घर वाले हमें दरवाजे पर छोड़ने आए जहाँ यास गाड़ी लिए खड़ा था। अम्मा भाभियों से बाकायदा गले मिलते हुए कह रही थी, पूरा 1 हफ्ता पहले आना, ऐसा ना हो ऐन वक़्त पर गैरों की तरह चली जाओ, वहाँ तुम्हारे करने वाले काम बहुत काम हैं। काम के लिए यास जो आपके साथ जा रहा है? मामू खालिद ने कहा तो मैंने चौंक कर यास को देखा। मैं तो समझी थी वो हमें लायलपुर फैसलाबाद तक छोड़े जा रहा है मगर वो तो हमारे साथ बुर्ज कलां जा रहा है। बेसाख्ता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यास जो मुझे ही देख रहा था बोला, बैठो। पी चुका और मैं पीछे बैठी तो अम्मा भी आ गई और अम्मा बैठते ही अयाज़ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर गाँव बहुत पीछे रह गया। हम आगे बढ़ते गए। अयाज़ और अम्मा कभी-कभार कोई बात कर लेते। मैं तो खामोश थी। सांगला पहुँच गई। उसने पहली बार गाड़ी रोकी और मुझसे पूछा, हाँ भई कुछ खाओगी? मैं समझी शायद वो मुझ पर तंज़ कर रहा है इसलिए सिर्फ़ इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनकर वो अम्मा को देखते हुए बोला, आपने सुना पुप्पी आशा कुछ नहीं खाएगी। वैसे सांगला हिल के समोसे बहुत मशहूर हैं। वो जाकर लिफ़ाफ़े भर कर ले आया। 1 दर्जन तो ज़रूर होंगे। लिफ़ाफ़ा मुझे पकड़ाकर वो अपनी सीट पर चला गया। फिर गाड़ी के आगे बढ़ता हुआ बोला, अरे भई खाओ, समोसे तो गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। एक मुझे भी दो और पुप्पी को भी दो। मैंने इसकी बात मान ली और हम सब खाने में मसरूफ़ हो गए। समोसे खाने के कुछ देर बाद ही मुझे नींद आने लगी तो मैंने सिर की पुष्ट पर सर टिका दिया और फिर मैं वाक़ई सो गई। जब नींद आती तो मैं सब कुछ भूल जाती, मोहब्बत, याद और बाकी सब को। आँख खुली तो अयाज़ का ज़ोर से बोलने पर मैं मुश्किल पूरी आँखें खोल कर देखा। गाड़ी रुकी हुई थी और अयाज़ कह रहा था, खाने का वक़्त हो गया है, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। क्या हम लाहौर पहुँच गए?
मैंने हैरत से पूछा, जी हाँ, नहीं, फ़िलहाल तो गुजरात पहुँचे हैं। फिर इसने नान कबाब का लिफ़ाफ़ा मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने कहा, मुझे भूख नहीं, जानता हूँ भूख नहीं है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ़ भूखे रहने पर खाना खाया करती तो तुम्हारा वज़न ये ना होता जो अब है। चलो अब इसको खा लो, खाकर सो जाना। इसने बड़े प्यार से कहा और फिर जैसे ही खाने से फारिग होकर आँखें बंद की तो वो धारा, खबरदार जब मैंने तुम्हें सोते देखा। मैं फिर इसने गाड़ी रोक दी और पलट कर बोला, आगे और मजबूरन मैं आगे वाली सीट पर चली गई। मेरे बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई तो अम्मा बोली, मैं ज़रा लेट जाऊँ, बैठे-बैठे कमर थक गई है। और लेटते की कुछ देर बाद ही अम्मा के खर्राटे नशर होने लगे। याज़ ने मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से दबाया, क्या करते हो? मैंने कराह कर कहा। याज़ ने हाथ छोड़ दिया। अम्मा के खर्राटे बस टूट जा रहे थे, जिनको सुनकर मुझे भी नींद आने लगी, मगर मैं जानने की कोशिश कर रही थी। एक बार ज़रा सी ऊँघ आई तो याज़ ने गिरा कर कहा, अगर तुमने सोने की माँग की तो फिर देखना, बातें करो मेरे साथ, कितना लंबा सफ़र है, मगर तुम्हारी मौजूदगी के बावजूद बोर हो और तुम्हें सोने के अलावा कोई काम ही नहीं, कुछ तो ख्याल ही नहीं, क्या बात करूँ? मैंने रोहानसी होकर कहा, दिसंबर टेस्ट तो निकल गए, अब सालाना इम्तिहान के बारे में क्या सोचा है? भाईजान की शादी के बाद सोचूँगी। मैंने बेज़ारी से कहा, मुझे मालूम था वैसे ही बातें करेगा, इसलिए तो मैं बात ना करना चाहती थी। बाद में भी सोचने की क्या ज़रूरत है? वो बुरा-सा मुँह बनाकर बोला तो मैं चुप रही कि मज़ीद कुछ कहकर डाँट खाना नहीं चाहती थी। फिर बाकी का सारा रास्ता वो मेरे जागने के बावजूद चुपचाप न जाने क्या सोचता रहा और एक बार फिर मुझे मुख़ातिब ना किया था। इसने घर पहुँचने तो बापू भाई अय्याज़ को देखकर बहुत खुश हुए। यार शुक्र है तू आ गया, तू अकेला बहुत परेशान था, इतने सारे काम देखकर खर्चा फिर उधर के काम और इधर काम ज़्यादा देख रहा था, बस तुम्हारी परेशानी का सोच कर ही आया हूँ, याद ने कहा। फिर अब्बा को सलाम करते हुए इनके पास ही बैठकर बातें करने लगा, जबकि अम्मा भाईजान से पूछ रही थी, चच्ची को इधर बुला लिया था ना तुमने? अम्मा, चच्ची की ज़रूरत ही क्या थी, खाना केशवर बना देती थी और सफाई नूरी कर देती थी, वैसे भी 2 दिन घर पर ही रहा हूँ, सब ठीक रहा। अम्मा को जवाब दिए बगैर अंदर चली गई, जबकि मैंने केशवर से कहा, आज से ढोलक रखेंगे, सब घरों में जाकर कह आओ। और वो मेरी बात सुनते ही चली गई तो मैं भी अपने कमरे में आ गई। शादी से 1 हफ्ता पहले अम्मा के सारे लोग आ गए थे और इनके आते ही हमारा घर शादी का घर लगने लगा था। पहले दिन तो सबने आराम किया, दूसरे दिन अम्मा तीनों मेहमानियों को साथ लेकर बड़ी के जोड़े तांकने बैठ गए। इस काम से फारिग होकर तो मेहमानियाँ दुल्हन देखने चली गई। हमारे यहाँ तेल मेहंदी की रस्म बारात से 5 दिन पहले अदा की जाती थी और इस रात वलीमे के नाम पर सारे गाँव को खाना खिला दिया जाता था। तमाम एक वलीमा बाद में भी होता था, यानी बारात के दूसरे दिन, जिसमें सिर्फ रिश्तेदार शामिल होते थे। सो हमने भी ऐसा ही किया था, जबकि लड़के की मेहंदी सिर्फ 1 रात पहले होती थी। अज़रा की मेहंदी वाले दिन मैं खूब एहतमाम से तैयार हुई, सुर्ख़ सूट के साथ मैंने गहरा मेकअप किया था। हमारे यहाँ फ़ैशन था कि तेल मेहंदी पर लड़कियाँ सिर्फ सुर्ख़ कपड़े पहनती थी, बाकी दिनों में जो चीज़ चाहे पहन लें। मैंने भी जदीद फ़ैशन किया था, कट वर्क की कमीज़ और साटन की शलवार के साथ चमकदार जाली का दुपट्टा बनवाया था, जबकि बारात के लिए सादा सब्ज़ साइन का सूट, शलवार और वलीमे के लिए करीब का फ़िरोज़ी सूट बनवाया था। इन दोनों सूटों में मैंने खुद किश्वर और नूरी के साथ मिलकर गोटा किनारी लगाया था। तैयार होकर मैंने बाल खुले छोड़ दिए और बाहर चली गई। बरामदे में बिछी चारपाइयों पर ख़ानदान की सारी औरतें बैठी थीं। मैं इनको सलाम करते हुए सहन में आई कि यार मुझे देखे मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, लेकिन वहाँ मैंने जिस हस्ती को देखा अपनी आंखों पर यकीन आया। मैं जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी, तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और वो मुस्कुराया, कदीर भैया जान आप और यहाँ? मैंने सलाम करते हुए कहा, भई मैंने सोचा बेशक बहन ने दावत तो नहीं दी, मगर मुझे भी जाना चाहिए। वो मेरे सलाम का जवाब देते हुए प्यार से बोला था। सामने आते हुए भाईजान ने पहले प्यार से मेरी तारीफ़ की और मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। फिर कदीर से बोले, इसको जानते हो यार, बहुत अच्छी तरह, ये मेरी छोटी बहन आयशा है। दी ने मोहब्बत से मुझे देखते हुए कहा तो मैं शर्मा कर उसकी तरफ मुड़ गई, फिर अचानक चौंक कर सामने देखने लगी। इस तरफ कोई न था और यास नीली के करीब खड़ा आहिस्ता-आहिस्ता न जाने क्या कह रहा था। वो शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। मारे गुस्से और दुःख के मेरा दिल जल उठा और इसी वक़्त अय्याज़ मुड़ा, मुझ पर नज़र पड़ते ही चौंका। गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर आगे बढ़ गया। मैंने नीली को देखा तो वो बजाय शर्मिंदा होने के डिठाई से मुस्कुरा कर बोली, अय्याज़ कह रहा था आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और मेरा जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गई। मेरा जी चाहा कपड़े फाड़ दूँ, मेकअप ख़राब कर दूँ और अपने कमरे में बंद हो जाऊँ कि जिसके लिए मैं बन सबर कर आई थी वो मेरी बजाय किसी और को देख रहा था, मगर मैं ऐसा ना कर सकी। आज तो मेरे भाई की खुशी थी। मैं अम्मा के पास चली आई तो अम्मा ने कहा, लड़कियों चलने की तैयारी करो अब, और कितनी देर कराओगी? अच्छा अम्मा, मैंने कहा। फिर जाने का हंगामा शुरू हो गया। सबके जाने के बाद मैं बाहर निकली तो याद कदीर और भाईजान के पास खड़ा हँस-हँस कर बातें कर रहा था। जब से नीली आई थी तब से वो मुझसे लापरवाह हो गया था। मुझे जैसे मेरी कोई हैसियत ही ना थी। इसकी नज़र और इसके दिखाने के लिए भी बेपरवाह होकर इसके करीब से गुज़र गई। ताहम हैरत की बात ये थी कि जब हम मेहंदी के लेकर चचा के घर पहुँचे तो अयाज़ और कदीर वहाँ पहले से मौजूद थे। शायद वो लोग गाड़ी में आए थे, जबकि हम लोग पैदल आए थे। सारी औरतों के साथ अम्मा भी तालियों की गूंज में नाच रही थी। गाँव की वही मखसूस नाच जो गाँव की हर बुरी जवान लड़की करती थी। मैं उनको वहीं छोड़कर अंदर अज़रा के पास चली गई। वो अकेली थी, सब लड़कियाँ तो बाहर नाच रही थी और कमरे में अकेली अज़रा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मुझे देखकर थोड़ा शर्माई और मुस्कुरा कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़कियों में से किसी ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। असल में गाँव में ये रिवाज था कि मेहंदी से लेकर डोली जाने तक ससुराल वालों को लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता था और इस रस्म पर बड़ी बूढ़ियाँ तो क्या, लड़की की सहेलियाँ भी बहुत सख्ती से अमल करती थी। मगर इस वक्त अतरा अकेली थी। सहेलियाँ शायद ये सोचकर छोड़ गई थी कि पता ही है मैं अंदर ना आऊँगी कि वो दूल्हा की अकेली बहन थी, पहले नाच वगैरह करूँगी या गाऊँगी।
ठीक है, ये खुशी की रात थी मगर अय्याज़ के रवैये ने मेरे दिल को मुर्दा कर दिया। मुझे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। तुम आज इस वक़्त क्या सोच रही हो? ज़रा ने मुझे ठूका दिया। कुछ नहीं, मैंने बेदिली से मुस्कुरा कहा, मैं जानती हूँ तू अपनी शादी का सोच रही है, मुझे ज़रा घर आ लेने दो, फिर देखना कैसे झटपट तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। अज़रा ने शरारत से मुझे देखते हुए कहा, क्यों मेरा वजूद क्या तुम्हें उसे बर्दाश्त नहीं होगा? मैंने कहा और फूट कर रोने लगी। ये रोना मुझे ज़रूरत की बात पर नहीं, आज की रवैया का सोचकर और बात याद करके आया था। इसने लालपुर फैसलाबाद में मुझसे कहा था बेकार अब नामुमकिन है, तब मैंने परवाह न की थी कि अम्मा के भाई की वजह से ऐसी कोई बातें कर ही नहीं सकते थे, मगर अब मुझे साफ नज़र आ रहा था वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं बस सूरत तो ना थी, खूब गोरा रंग था मेरा और नक्श भी कशिश थे। बस वज़न ज़्यादा ज़्यादा था मगर इतना ज़्यादा भी नहीं मेरे अपने ख़्याल में। अरे, अरे! रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हारे ही ख़्याल से कहा था वरना तुम जानती हो मुझे तुमसे कितना प्यार है। तुम मेरी नंद ही नहीं अच्छी और प्यारी सहेली भी हो। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो। ज़रा ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। वो बहुत परेशान लग रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है ज़रा, मैंने आँसू बहाव करते हुए कहा। फिर तुम क्यों रोई हो? वो पूछ रही थी। वो बस ऐसे ही, मैंने बात बनाने की कोशिश की। इस वक़्त बाहर शोर हुआ, लड़के की बहन कहाँ है? इसे लाओ। तब अचानक अज़रा की सहेलियाँ चौंकीं और इसको एहसास हुआ कि इन्होंने अज़रा को तन्हा छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो सब अंदर की तरफ दौड़ी तो अज़रा ने जल्दी से कहा, बाहर चली जाओ वरना तुम जानती हो। और मैं भागकर बाहर आई और तेज़ी से दूसरी तरफ मुड़ गई इनको धोखा देने के लिए। ऐसे में फ़िरोज़ भाई से टकरा गई मगर गिरी नहीं कि टकरा बहुत मामूली थी। मैंने सर उठाकर इनको देखा, वो खोए-खोए से मुझे देख रहे थे। मैं भी लड़कियों से बचने के लिए इधर आई थी। फ़िरोज़ भाई, मैंने जल्दी से कहा तो वो चौंक पड़े, फिर मुस्कुराकर बोले, आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो आयशा अच्छी। और मैं इनकी बात पर रोना आ गया। फिर मैंने गुस्से से कहा, मैं तो बद सूरत हूँ, मोटी भद्दी, ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, आप झूठ बोलते हैं। मैंने यास की बेरहमी का सारा गुस्सा इन पर उतारा। नहीं, तुम तो बहुत प्यारी लगती हो आयशा, तुमसे तो किसी ने कहा कि तुम मोटी भद्दी हो, क्या तुम चच्ची नवाब कितनी मोटी हो? मोटी तो चच्ची नवाब हैं, वो मुझे दिलासा देते हुए बोले। चच्ची नवाब गाँव के नाइन थी और सारा गाँव उन्हें चच्ची बोलता था। फिरोज़ भाई की बातें सुनकर मेरा दिल चाहा काश मेरी मंगनी अय्याज़ की बजाय इनसे भी होती, जिनको ना तो मेरा ना पढ़ना बुरा लगता है और ना मोटापा, मगर अब क्या हो सकता था। अब या ना सिर्फ मेरा मंगेतर था बल्कि मैं उससे मोहब्बत भी करती थी। मैं फिरोज़ भाई को वहीं छोड़कर बाहर औरतों में आ गई। कुछ देर बाद ही अज़रा अपनी सहेलियों के झुंड से बाहर आई। इसने घूंघट में चेहरा छुपा रखा था जबकि हमारी तरफ से मेहंदी के साथ आने वाला दुपट्टा लड़कियों ने लंबा करके उसके सर पर फैला रखा था। मेहंदी की रस्म अदा होते हुए उसको इस तरह मुँह दिखाए बगैर अंदर ले गए। बारात वाले दिन मैंने लिबास पहना, अच्छी तरह मेकअप किया, अय्याज़ की परवाह किए बगैर भाई की खुशी में हँस-हँस कर सबसे मिलती रही। मगर जब नीली और अय्याज़ को एक साथ देखती तो दिल जलने लगता, मगर कुछ कहने की बजाय मैं ज़ब्त करने की कोशिश करती। बारात गई और फिर अज़रा दुल्हन बनकर हमारे घर आई। अम्मा-अब्बा सब ज़्यादा खुश थे। एक ही बेटा था सर जिसकी खुशी देखने की उन्हें बहुत तमन्ना थी और आज वो तमन्ना पूरी हो गई थी। मैं खुद भी बहुत खुश थी। भाईजान के आने तक मैं अज़रा के पास ही रही और इसको खूब खूब तंग किया। फिर भाईजान के आने पर मैं अपने कमरे में चली आई। वलीमे वाले रोज़ मैंने सबसे पहले अज़रा को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होकर इसके करीब ही बैठ गई। बाहर मैंने उस लिए ना गई थी कि याद और नीली को देखकर फिर मेरा दिल ख़राब होता। औरतें अंदर आकर दुल्हन को देखने लगी, फिर बाहर जाने की बजाय वहीं बैठ गई। लेकिन जब खाना खाने की इत्तला मिली तो सब बाहर दौड़ी और अम्मा ने चच्ची के साथ अंदर आते हुए कहा, तू यहीं बैठी है, जा देख सबको खाना ठीक-ठाक मिल रहा है। और मैं दुपट्टा सँभालती बाहर आ गई, जहाँ मर्दों के बाद अब सारी औरतें खाना खा रही थी। शाम में आने के आखिरी दरवाजे पर फ़िरोज़ और कदीर खड़े थे, जबकि दूसरे लड़के ट्रॉली भरकर औरतों के बीच घूम रहे थे। अगर किसी को सहारा की ज़रूरत होती तो दे सकें। मुझे देखकर कदीर मुस्कुराया तो फ़िरोज़ भाई ने कहा, क्या बात है आयशा, आज नज़र ही नहीं आती हो, बहुत मसरूफ़ थी क्या? अंदर थी दुल्हन के पास, मैंने मुस्कुराकर कहा, मतलब आज तो भाई की खूब खिदमत हो रही होगी। कदीर ने मुस्कुरा कर कहा, जी वो मेरी बहुत प्यारी भाभी है, मगर जब आपकी शादी होगी तब भी मैं इस तरह खुशी मनाऊँगी और भाभी की खिदमत भी करूँगी। मेरी शादी तो भूल जाओ। कदीर की आँखों की उदासी गहरी हो गई। क्यों भूल जाऊँ भला? मैंने जल्दी से कहा, आपकी शादी होगी फ़िरोज़ भाई की भी, तब भी मैं बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े बनाऊँगी। मैंने ऐसे मुस्कुराकर कहा कि इस वक़्त मेरे ज़हन से याद निकल चुका था। मेरी शादी का ख़्याल भी दिल से निकाल दो, फ़िरोज़ भाई ने भी कदीर के लहजे में बोला। क्यों भला? मैंने इन दोनों को घूरते हुए कहा तो कदीर हँसते हुए बोला, अरे भई हमारे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं तो फिर शादी कैसे होगी? क्यों फ़िरोज़? और फ़िरोज़ भाई ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। कैसे नहीं है? मैंने फ़िरोज़ भाई का हाथ पकड़ा तो हाथ के बजाय सामने नज़र उठ गई और मेरा दिल जल उठा। यार नीली से हँस-हँस कर बातें कर रहा था, मेरी आँखें पड़ने लगी। तो मैंने फ़िरोज़ भाई के हाथ पर नज़र जमा कर कहा, फ़िरोज़ भाई आपकी शादी। इतना कहकर मैंने फिर सामने देखा, वो अब भी नीली की तरह मतवज्जा था। इसे तो लोगों की परवाह ना थी, यहाँ नीली नज़र आती खुद ही वहीं चिपक जाता। अब बता भी चुको, फ़िरोज़ भाई ने कहा। मैंने आँखें उठाकर देखा, फिर अय्याज़ को, फिर आँखों में नमी देखकर फ़िरोज़ भाई ने सामने देखा और कदीर भी अय्याज़ को देखने लगा, जबकि मैं आँसू ज़ब्त करने लगी, वरना जी तो अब चीख-चीख कर रोने को चाह रहा था। अय्याज़ कदीर ने उसे आवाज़ दी और वो नीली को छोड़कर हमारी तरफ चला आया। फिर बड़ी बेनियाज़ी से पूछा, क्या बात है? मेरी तरफ देखना भी इसने गवारा ना किया था। मैं भागकर अंदर आ गई, ताहम आते-आते मैंने देखा फ़िरोज़ भाई कुछ कह रहे थे। आखिर तुम अपनी इन हरकतों से क्या साबित करना चाहते हो? वही जो वो समझ रही है। अय्याज़ ने हँसकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कदीर ने गुस्से लहजे में कहा, इसने मुझे बहन कहा है, अब अय्याज़ से मेरा भाई बनकर पूछ रहा था। यार बच्चे ना बनो, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत और मंगेतर है, मगर गैर ज़िम्मेदार
पढ़ाई का शौक नहीं जबकि खाने-पीने का शौक हद से बढ़ा हुआ है और सोना इसकी भाभी हॉबी है। इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता और ना ही वो मेरी कोई बात समझने की कोशिश करती है। हर बात में लापरवाही है, हद होती है ज़ब्त करने की भी कोई। फिर तुम क्या कह चाहते हो? फिरोज़ ने नागवारी से पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? देखो यार, मैं इसको समझा कर भी देखा और डाँट कर भी, मगर वज़न कम होने की बजाय बढ़ा और स्कूल जाना फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। आखिरी तरीका यही है कि उसमें मुझे कामयाबी भी हुई। तुमने देखा नहीं वो मुझे नीली के साथ देखकर कितनी फ़िदा हो जाती है। अब पढ़ाई भी होगी और वज़न भी कम होगा। वज़न बेशक ना भी कम हो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मगर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई अगर बहुत ज़रूरी है तो हमारे लिए सीधी तरह शादी करके खुद तैयारी करो। कदीर ने मशवरा दिया। अच्छा मशवरा है, इस बात पर सोचा जा सकता है। याद ने मुस्कुरा कर कहा तो फिरोज़ वहाँ से हट गया जबकि कदीर कह रहा था, देखो वो बहुत परेशान है, ऐसा ना हो कुछ गलत सलत कर डाले, इसको मना लो और साफ बता दो आयशा बहुत हसास है। तुम्हारी तरह? याद ने हंसकर कहा। हाँ, मेरी तरह। कदीर भी हंसने लगा। शाम को दुल्हन के रुखसत होते ही तमाम करीब वाले मेहमान चले गए। अब घर में साहब, मामू और अब्बा के दूर दराज के एक रिश्तेदार थे। मैं सबको कुशवर के हवाले करके और बिस्तर नूरी के हवाले करके वो लगा देगी अपने कमरे में, और थकन की वजह से लिबास तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर ढेर हो गई।